Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to revise the second chapter of English grammar and its name is sentences. इसके previous class में हमने first chapter पढ़ा था capital letters, use of capital letters. Okay? वो भी revision था आपका एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में वो चैप्टर आना है, तो मैंने उसका आपका रिवीजन लिया था और आज मैं सेकेंड चैप्टर का रिवीजन ले रही हूँ. इन सेकेंड चैप्टर को मैं फिर से आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको. ओके, इट्स नेम इज सेंटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस क्या होता है? कोई भी सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए. ठीक है, अगर उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है और वो सेंटेंस में वर्ड्स जो हैं उनके प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं विद पंक्चुएशन मार्क्स, देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ परफेक्ट सेंटेंस. ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. द बेयर. अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? द बेयर. द बेयर का मतलब भालू. ओके, अब ये कोई सेंटेंस है क्या? नहीं. सेंटेंस में कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती हैं सेंटेंस में. ठीक है, कभी कभी किसी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है खाली. ओके, तब भी वो एक सेंटेंस कहलाता है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल जाता है. और कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब चीजें होती हैं, तब वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. ठीक है, तो मतलब किसी भी सेंटेंस को होने के लिए, बनने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी होता है. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेयर. बेयर सिर्फ सब्जेक्ट है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन. कोई भी नाउन होगा ना. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं. ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वो भी नाउन होता है. ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बाद में आता है. ठीक है, वो अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे तो उनके थ्रू हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे होंगे द बेयर. अब इसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं दी हुई है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आप देखते हैं द बेयर डांसिंग. इसका मीनिंग हुआ बेयर डांस कर रहा. अब अगर हम जब बोलते तो क्या बोलते? बेयर डांस कर रहा है, ऐसे बोलेंगे ना हम, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस होगा ना. हम ऐसे बोलेंगे क्या? बेयर डांस कर रहा, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ. मतलब इसमें द बेयर इज डांसिंग, यहाँ पर इज नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए. इज बेयर डांसिंग द. यहाँ पर इज बेयर डांसिंग द. सबसे पहले क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम समझे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इज बेयर डांसिंग, क्या बेयर डांस कर रहा है, तो उसमें होता सिर्फ इज बेयर डांसिंग, यहाँ पर द नहीं आता और एंड में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाता, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता. ठीक है, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से बनता है ना, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है. ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, तो वो भी लिखा जा सकता है. लेकिन यहाँ पर द बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है और ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस के एंड में, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस. ओके, फोर्थ देखते हैं द बेयर इज डांसिंग. इसका मीनिंग हुआ बेयर डांस कर रहा है. अब हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले इसमें द बेयर ये सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग इज द मेन वर्ब. तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से भी कंप्लीट हो जाता है और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में आता है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के नहीं होने से भी सेंटेंस बन जाता है. तो यहाँ पर द बेयर इज डांसिंग, इसका मतलब हुआ बेयर डांस कर रहा है. यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब दी हुई है यहाँ पर. सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि कोई भी सेंटेंस बनने के लिए उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, या तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए उसमें, और हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है. इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है. और ये मेन वर्ब होती है. जैसे डांस. डांस क्या होता है? मेन वर्ब है. मेन वर्ब में के साथ में को कंप्लीट करने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा. ठीक है, चलिए. यू सी दैट फर्स्ट थ्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग. इन थ्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है. द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव अ कंप्लीट मीनिंग. इस फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है. द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस. दैट्स व्हाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस.
इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है, बिकॉज दिस इज गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग। ओके, नाउ वी डू प्रैक्टिस टाइम 2.1। अब आपको आई होप कि सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कभी भी सेंटेंस बनने के लिए उसमें क्या जरूरी होता है। देखिए स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द बेयर इज डांसिंग। ओके, अगर यहाँ पर लिखा होता द बेयर डांसिंग इज, तब भी वो सेंटेंस नहीं होता, वो जम्बल्ड सेंटेंस कहलाता। तो किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और उनका प्रॉपर ऑर्डर में होना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आप करेंगे प्रैक्टिस टाइम 2.1। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ, वो ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसे क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, सेंटेंस और नेमिंग वर्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस। ठीक है। सेकंड, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज अ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नाउन है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ सेंटेंस। दिस इज नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो मतलब इसका ऐसे भी हो सकता था कि राम फुटबॉल प्लेइंग इज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा ना, वर्ड्स का ग्रुप होगा, लेकिन उन ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक, सेंटेंस पर टिक करेंगे। ठीक है। Now next B exercise, put a tick against those group of words which are sentences, put a cross against those which are not। अब हमको यहाँ पर ये पढ़ना है and we have to put wrong on against that sentence which is not a sentence। उसके अगेंस्ट में हमको wrong टिक करना है जो सेंटेंस नहीं है, और जो सेंटेंस है उस पर हमको right टिक करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं अ बर्ड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अ बर्ड, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये कोई सेंटेंस है क्या, नहीं है ये सेंटेंस। इसमें ना तो वर्ब है ना ऑब्जेक्ट है, वर्ब भी नहीं है इसमें, वर्ब होना बहुत जरूरी होता है सेंटेंस में। ठीक है, और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों होना जरूरी होता है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है। सेकेंड, ऑन द फैन। अब ऑन द फैन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑन द फैन, इसके स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो द फैन है दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑन द फैन आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन। हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे ना, ऑन द फैन, क्या ऑन द फैन का मतलब हुआ पंखे पर, इसका मतलब क्या, तो क्या पंखे पर, ये कोई ऑन द फैन पंखे पर, ये कोई सेंटेंस बना क्या, नहीं बना, तो हम इसको भी रॉन्ग टिक कर देंगे। ओके। थर्ड देखते हैं, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या है, अ बर्ड सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिटिंग मेन वर्ब हो गई, और ऑन द फैन, यहाँ पर फैन ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, यहाँ पर ये सेंटेंस है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। सो हम इसको क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। नाउ ऑन पेज नंबर 8, ईटिंग नूडल्स। ईटिंग नूडल्स का मतलब क्या हुआ कि नूडल्स खा रहे, यहाँ पर सिर्फ वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इसको भी हम रॉन्ग टिक करेंगे। दे ईटिंग नूडल्स, अब इसका मतलब क्या निकला, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दे आर ईटिंग नूडल्स। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा वे नूडल्स खा रहे, और हम क्या बोलते हैं, वे नूडल्स खा रहे हैं, हम हैं भी बोलते हैं ना, तो है लगाने के लिए यहाँ पर आर होना जरूरी है, आर हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको भी रॉन्ग टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर ईटिंग नूडल्स। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, और उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब एंड नूडल्स इज एन ऑब्जेक्ट, सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हम इस पर राइट टिक करेंगे। इसका मीनिंग निकल रहा है वे नूडल्स खा रहे हैं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, आर ईटिंग द नूडल्स। सो यहाँ पर फिर से आप देख रहे होंगे कि इसका फर्स्ट लेटर, अगर ये सब क्वेश्चन होता, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो इसका करेक्ट फॉर्म होता आर दे ईटिंग नूडल्स, लेकिन आर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब आर के बाद आएगा दे, और उसके बाद आएगा ईटिंग, एंड देन आएगा नूडल्स, और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क, और आर का ए कैपिटल लिखा जाएगा, जो कि इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस, सो वी विल टिक इट रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ लिटिल एलिफेंट, एक छोटा हाथी।
अ लिटिल एलिफेंट, ये कोई प्रॉपर सेंटेंस है नहीं है, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा। एक छोटा हाथी, एक सिंपल वर्ड है खाली एक, है ना। सो यहाँ पर भी हम रॉन्ग टिक कर देंगे। लिटिल अ अप्पू वॉज एलिफेंट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। ठीक है, लिटिल अ अप्पू वॉज एलिफेंट, इसका मीनिंग देखिए आप कैसा निकल रहा है, प्रॉपर कुछ मीनिंग निकल रहा है इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, तो हम इसको भी रॉन्ग टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अप्पू वॉज अ लिटिल एलिफेंट, यहाँ पर अप्पू सब्जेक्ट है जो कि एक एलिफेंट का नेम है, उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब है और एलिफेंट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी निकल रहा है। क्या हो रहा है, अप्पू वॉज अ लिटिल एलिफेंट, अप्पू एक छोटा हाथी था। दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट सेंटेंस एंड वी विल टेक इट राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस होने के लिए किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या क्या होना जरूरी होता है और उनका एक प्रॉपर ऑर्डर में होना जरूरी होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, सेंटेंस होने में सबसे पहले सब्जेक्ट होती है एंड देन वर्ब होता है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल सेंटेंस में। ओके, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको रूल बताया, अगर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसे ये वाला देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद ये आता है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है और पहला वर्ड तो कैपिटल हो गई, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ध्यान में रखिए कि कोई भी सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती है। ठीक है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके।